नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी तेजस्वी यादव के ऐलान से बिहार में बढ़ी सियासी सरगर्मियों की, बिहार में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार की, देखेंगे चुनाव आयोग के बड़े फैसले को, सीएम स्टालिन ने बीजेपी को क्या दी चेतावनी, जानेंगे क्यों एक बार फिर सवालों से घिरा लोकपाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर गहराते सवालों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान मोन्था, 3 राज्य होंगे प्रभावित। आईएमडी ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा, हाई अलर्ट पर भारतीय सेना। पीएम मोदी ने आसियान समिट को वर्चुअली किया संबोधित, कहा हम ग्लोबल साउथ के सही यात्री, भारत हर आपदा में आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, मायावती के आवास पर दिया धरना, योगी सरकार से पैरवी करने की मांग, 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। कर्नाटक के मंगलुरु में आरएसएस नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ केस दर्ज, धार्मिक नफरत और शांति भंग करने का आरोप, राज्य में पहले ही संघ को बैन करने की उठ चुकी है मांग। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही तेजस्वी यादव के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। एक तरफ वो लगातार जनता के हक में बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार की नीतियों पर भी तीखे हमले कर रहे हैं। तेजस्वी ने वक्फ संशोधन कानून से लेकर चिराग पासवान की भूमिका पर भी खुलकर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जिससे एनडीए के सामने बढ़ता दिख रहा है संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रचार अभियान तो तेज कर ही दिया है, वो लगातार जनता के हक में ऐलान भी कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बढ़ई, लोहार, नाई समेत सभी छोटे कामगारों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों के भत्ते को 2 गुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार बनने पर वो वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में डाल देंगे। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने देश में सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी ताकतों का साथ दिया है जिनकी वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। उन्हीं की वजह से आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राज्य के साथ साथ देश में भी सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। नीतीश के साथ चिराग पासवान पर भी तेजस्वी ने करारा हमला किया। हाल ही में चिराग पासवान ने कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान ने मुसलमानों की आवाज पूरी जिंदगी भर उठाई, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। चिराग के इस बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिराग क्या कहते हैं या क्या नहीं, उनका विजन क्या है। चिराग एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। रामविलास पासवान के जाने के बाद एनडीए के लोगों ने ही चिराग की पार्टी को बर्बाद कर दिया था। चिराग सत्ता के लालच में एनडीए के साथ हैं, सत्ता के लिए चिराग समझौते करते हैं, इसलिए उनके बयानों को वजन नहीं देना चाहिए। तेजस्वी के बयान से साफ है कि वो चिराग को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर सीधे सीधे प्रदेश की नीतीश सरकार है, और वो जनता को अपने विजन भी बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आने पर कैसे बिहार में बड़ा बदलाव आएगा। तेजस्वी के ऐलान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। तो बिहार में हर तरफ चुनाव प्रचार का शोर गूंज रहा है। आरजेडी, कांग्रेस से लेकर जेडीयू, बीजेपी तक तमाम दलों के नेता मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों को अपने वादे पेश कर रहे हैं। कई जगह उनका जोरदार स्वागत हो रहा है, तो कई जगह काफी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। खास तौर पर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेताओं के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। तो कैसा है बिहार का चुनावी माहौल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जो नेता पिछले 5 साल से गायब थे, अब वो भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में सीमांचल के 3 जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया, लोगों से कई वादे किए। तेजस्वी की सभाओं में उमड़ती भीड़ ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं, इसलिए वो बीजेपी के निशाने पर बने हुए हैं। सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं। एनडीए विरोधी दलों पर तो निशाना साध ही रहा है, लेकिन सीएम फेस को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एनडीए को हार का डर है। उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं है कि उनके सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। उनका एजेंडा क्या है? कांग्रेस छठ पूजा के बाद अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को वहां होंगे। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे भी प्रस्तावित हैं। प्रचार के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है। जफर असलम, मुफ्ती अतहर जावेद समेत कई नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है।
इसके अलावा बीजेपी नेता प्रगति मेहता, जेडीयू नेता अल्ताफ आलम राजू और गढ़खा जिला परिषद सदस्य योगेंद्र राम ने अपने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया है। यानी लगातार महागठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है, जबकि सत्ताधारी दल के नेता पाला बदल रहे हैं। पार्टी को लेकर उनके मन में नाराजगी है। एनडीए के नेता ही नहीं, लोगों के मन में भी सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ काफी नाराजगी है, इसलिए उनका विरोध भी देखा जा रहा है। जमुई जिले की झाझा विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी दामोदर रावत को जनसंपर्क के दौरान जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों का हिसाब मांगते हुए उन पर सवालों की बौछार कर दी। ऐसे कई वाक्य इससे पहले भी सामने आ चुके हैं, जिससे साफ है कि इस बार की जनता जागरूक है, यानी ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में सभी दलों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग के भी 2 अहम फैसले सामने आए हैं। पहले फैसले में चुनाव आयोग ने कुछ बूथों पर मतदान की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है, तो दूसरी तरफ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को लेकर भी चुनाव आयोग ने अहम आदेश जारी किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच चुनाव आयोग ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला, वोटिंग के टाइम को लेकर सख्ती, और दूसरा, मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के वितरण में सुरक्षा की अनिवार्यता। आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि कुल 1258 बूथों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही चलेगी, जबकि बाकी सभी क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 6 बजे तक के लिए रहेगा। ये फैसला ग्रामीण या विशेष क्षेत्रों में सुरक्षा और सुचारू मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इनमें कटोरिया से 121 बूथ, बेल्हार से 140, चेनारी से 62, गोह के 25, नवीन नगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज के 361, बाराचट्टी के 36 और बोधगया के 20 बूथ शामिल हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक और अहम फैसला लिया है। आयोग के आदेश के मुताबिक सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना किसी भी मतदान दल को ईवीएम और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। ये कदम चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ या धांधली को रोकने के लिए उठाया गया है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटरों से सामग्री प्राप्त करेंगे, जहां सुरक्षा बल की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। मतदान समय में कटौती और ईवीएम वितरण में सुरक्षा बल की अनिवार्यता, चुनाव आयोग के ये दोनों फैसले बिहार चुनाव में सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं, जिसका असर जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चुनाव आयोग लगातार सवालों में घिरा हुआ है। जिस तरह से चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर कराया गया और अब इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है, उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में सीएम स्टालिन ने बीजेपी पर तमिलनाडु में एसआईआर का षड्यंत्र फैलाने का आरोप लगाया है। तो क्या कुछ कहा सीएम स्टालिन ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर तमिलनाडु में सियासी हलचल बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया का विरोध देखा जा रहा है, उससे चुनाव आयोग के लिए एसआईआर लागू करना आसान नहीं दिख रहा। अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने डीएम के कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है। सीएम ने एक्स पर अपने पत्र को पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी तमिलनाडु में भी एसआईआर का षड्यंत्र फैलाने को तैयार है। बिहार में लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का ये अन्याय हम पहले ही देख चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम सतर्क रहें और दिखाएं कि तमिलनाडु की रक्षा के लिए काले और लाल लोग ही सबसे उपयुक्त है। इस पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते तमिलनाडु में एसआईआर लागू करेगा। स्टालिन ने आगे कहा कि बिहार में जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, वहां चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए 65 लाख से ज्यादा लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया है। डीएमके और इंडिया गठबंधन के दल लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये हिसाब लगा रही है कि अगर एसआईआर के जरिए मेहनतकशों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं आदि के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाए तो वे जीत जाएंगे। जिनके पास चुनाव मैदान में जनता का सीधा सामना करने की ताकत नहीं है, वे जनता के वोट के अधिकार को छीनकर जीत जाएंगे। ये गलत अनुमान है। इसके साथ ही सीएम ने अपील करते हुए कहा कि हर मतदान केंद्र पर कड़ी मेहनत करके ही हमें सफलता मिल सकती है। 7वीं बार गठबंधन सरकार बनाने के लिए काम करें।
सीएम स्टालिन ने एक तरह से सीधे चुनौती दे दी है कि बीजेपी तमिलनाडु में वोट नहीं काट पाएगी। तमिलनाडु में एसआईआर का विरोध देखा जा रहा है तो लोकपाल भी विवादों से घिर गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई संस्था क्या अब खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है? क्या वो भ्रष्टाचारियों को बचा रही है? लोकपाल पर इन सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। अब आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकपाल पर बड़ा खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक लोकपाल के पास शिकायतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, यहां तक कि पुरानी शिकायतों में कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकपाल के लिए लग्जरी कारें खरीदने की योजना पर पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जनता के पैसों को इस तरह खर्च करने की जरूरत क्या है। और अब एक नया खुलासा सामने आया है जिसने लोकपाल पर उठते इन सवालों को और मजबूती दे दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक एक आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने लोकपाल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि लोकपाल का गठन एक व्यापक जन आंदोलन के बाद किया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण शीर्ष अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच कर सके। फिर भी इतने सालों में इसने किसी भी बड़े मामले में कानूनी कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है। अधिकांश शिकायतों को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया जाता है, जबकि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का समाधान नहीं किया जाता है। लोकपाल की वेबसाइट के आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2020 में लोकपाल के गठन के बाद से दर्ज शिकायतों में तेजी से गिरावट आई है। 2022 से 2023 में 2469 शिकायतों की तुलना में सितंबर तक केवल 233 शिकायतें ही दर्ज हुई। अब तक दर्ज 6,955 शिकायतों में से 90% शिकायतें यानी 6,264 शिकायतें शुरुआती 4 साल में ही दर्ज कराई गई थी। केवल 691 शिकायतें पिछले 3 साल में मिली। लोकपाल ने अब तक दर्ज हुई सभी शिकायतों में केवल 289 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। केवल 7 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी गई है। शिकायतों में ये गिरावट दर्शाती है कि कितनी तेजी से लोकपाल की विश्वसनीयता घटी है। द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि आरटीआई एक्टिविस्ट भारद्वाज ने भी लोकपाल की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल ने 2021 से 2022 के बाद से कोई वार्षिक रिपोर्ट अपलोड नहीं की है और हैरानी की बात यह है कि इसकी अभियोजन शाखा को लोकपाल कानून लागू होने के 12 साल बाद जून 2025 में ही अधिसूचित किया गया। ये इस संस्था में गंभीरता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। इस खुलासे को लेकर कांग्रेस ने भी लोकपाल को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंजपूर्ण रूप से सवाल किया कि लोकपाल या लोकपाल तू। इस खुलासे ने लोकपाल को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोकपाल की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल शिंदे की शिवसेना को लेकर भी बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार महाराष्ट्र का जिक्र सामने आ रहा है। जिस तरह बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से सीएम पद छीन लिया, उसकी चर्चा गरमाई हुई है और अब खबर आ रही है कि बीजेपी शिंदे से उनकी पार्टी भी छीनने की तैयारी में है। शिंदे की शिवसेना का बीजेपी में विलय होने वाला है। इसे लेकर उद्धव गुट ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या खत्म हो जाएगी शिंदे की पार्टी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के हाथ से पहले ही सीएम पद जा चुका है और अब उनकी पार्टी भी फिसलती दिखाई दे रही है। चर्चा है कि शिंदे की पार्टी शिवसेना का बीजेपी में विलय होने वाला है, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि मोदी और अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को आदेश दिया है कि नगर निगम चुनाव के बाद उन्हें अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करना होगा। जब जब शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह का सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई की तारीख नजदीक आती है, तब तब शिंदे डर की वजह से अमित शाह और मोदी से मुलाकात करते हैं। शिंदे को पता है कि कोर्ट में उनका मुद्दा नहीं टिक पाएगा, पार्टी और चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। संजय राउत ने बीते दिन शिंदे के दिल्ली दौरे को लेकर यह बयान दिया है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। उनका कहना है कि अब शिंदे कमजोर पड़ गए हैं और इसलिए वो दिल्ली से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल करार दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताते हुए चेतावनी भी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ गया, कोर्ट ने शिंदे के पक्ष में फैसला दिया, तो न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। दुनिया पहले ही भारतीय संविधान पर सवाल उठाने लगी है। गौरतलब है कि उद्धव गुट ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 12 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है और इससे पहले संजय राउत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 100 पीढ़ियां भी नहीं चुरा सकती। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या वाकई में शिंदे गुट का बीजेपी में विलय होने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में बात सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को 1 महीना पूरा हो गया है। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एनएसए के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इस गिरफ्तारी को 1 महीना पूरा होने पर उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र का मजाक बताया और साथ ही कुछ और अहम बातें भी लिखी हैं, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है।
तो क्या कुछ लिखा है गीतांजलि वांगचुक ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी को 26 अक्टूबर को 1 महीना पूरा हो गया। इसे लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने पति के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का मजाक बताया। गीतांजलि ने पोस्ट में लिखा कि वो 24 सितंबर को सलाहकार बोर्ड के सामने सोनम वांगचुक की पेशी के दौरान उनके साथ थी। उन्होंने लिखा, 24 सितंबर को मैं सोनम वांगचुक के साथ एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में गई। उन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे उन्हें उनके शब्दों, बयानों और विचारों को उनके वीडियो से संदर्भ से हटाकर एनएसए के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अनुवादक ने जानबूझकर उनके बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और कैसे सीआरपीएफ, लद्दाख पुलिस और यादृच्छिक व्यक्तियों के बीच हुई असंबंधी और स्वतंत्र झड़पों को सोनम वांगचुक से जोड़ा गया है। ये न्याय का मजाक और भारतीय लोकतंत्र का उपहास है। गीतांजलि ने आगे लिखा कि इन सब के बावजूद सोनम वांगचुक अडिग बने हुए हैं और सभी को ये बताते हैं कि इंसाफ के घर देर है पर अंधेर नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि वांगचुक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है और वो जहां कहीं भी जाती हैं तो एक गाड़ी उनका पीछा करती है। दरअसल सोनम वांगचुक को 1 महीने पहले लद्दाख में कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए वांगचुक की रिहाई के लिए कई सामाजिक संगठन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब इन सब के बीच जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक को कब राहत मिलती है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।